गुड आफ्टरनून। देखो आज हमने पढ़ना है एजुकेशन पॉलिसी 1968। देखो 79 इंग्लिश में 79 है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस नहीं है। अभी तक 3 एजुकेशन पॉलिसी पास हो चुकी हैं। एनईपी 1968, एनपी 1986 और एनपी 2020। भाई जिसने बोलना है क्लास से बाहर चले जाओ। 3 पॉलिसी बनी हुई हैं। ये पॉलिसी इंदिरा गांधी के टाइम हुई थी, ये राजीव गांधी के टाइम हुई थी और ये मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये 3 पॉलिसीज हुई थी और तीनों पॉलिसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 68, 1968, 86, 2020। अब देखो ये तीनों पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी हैं और तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉलिसी हैं। देखो आपके सिलेबस में एनईपी 2020 तो नहीं है, ये आपका वाइवा बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये जो पॉलिसी दोनों आपके बुक में है, तो इन दोनों पॉलिसी में से एक पेपर में 100% आएगी। ठीक है, दोनों में से 68 और 86 2020 आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन आपके वाइवा के लिए हो सकता है, वाइवा में कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन दोनों पॉलिसी में से एक पॉलिसी आपके पेपर में आएगी। ठीक है, और 1968 की पॉलिसी स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, पहली शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। लिसन, 1968 की पॉलिसी इंदिरा गांधी की टाइम में, 1965 में चाइना का वॉर खत्म हुआ था जिसमें इंडिया पूरी तरह से हारी थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं और इसने पूरे नेशनल फ्रेमवर्क को, जैसे अभी आप देख रहे हो, प्लीज बच्चे आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है, कीप साइलेंस। एक्चुअली आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी दूर पे होते हैं तो आवाज साथ में मिक्स होती है तो प्रॉब्लम होती है, बाकी और कोई बात नहीं है। आप बताओ, आप पढ़ाने जाओगे, आपके क्लास में ऐसे बोलने लगे, आपको कैसा फील होगा? आपके साथ अगर आप बुरा करोगे तो आपको भी बुरा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत करो आप। ठीक है, अपने कम से कम आप तो ऐसे क्लास टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स हो आप लोग, तो आपको तो इस गरिमा को समझना चाहिए ना। अगर आप किसी टीचर के साथ करोगे फिर आपके साथ क्या होगा? बच्चे ऐसे परेशान करोगे, क्लास छोड़ के भग जाओगे। कम से कम हम तो किससे झेल लेते हैं एक्सपीरियंस की वजह से। चलिए कम टू द टॉपिक पे आते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी थी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक था। तो कोठारी कमीशन में कंप्लीट फ्रेमवर्क था। ये जो 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, 90% उसी पॉलिसी की सिमिलर थी। एनईपी 1968 जो कोठारी कमीशन की पॉलिसी, हाँ, कोठारी कमीशन से 90%, 68 है ये, कोठारी कमीशन की 90% सिमिलर थी। 68 ठीक है, एनपी 9 मतलब 90% ये पॉलिसी सिमिलर थी। कुछ कमियों को मानकर ये करके, चेंज करके, कोठारी कमीशन को थोड़े बहुत चेंज करके उसको लगा दिया गया। लेकिन चूंकि किसी कमेटी का सुझाव था, गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी ऐसी प्लान नहीं थी, तो 1968 में जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो उन्होंने जैसे कंप्लीट फ्रेमवर्क के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिसको हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से जानते हैं। और ये 90% पॉलिसी जो है कोठारी कमीशन से सिमिलर थी।
ठीक है, उसी को थोड़े बहुत चेंज करके उसको लागू कर दिया गया, उसमें थी। और ये पॉलिसी जो है आपको 24 जुलाई 1968 को इंप्लीमेंट हुई थी। 24 जुलाई 1968 एनपी 1968। देखो, दोनों में से एक पॉलिसी पेपर में जरूर आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या 1986 का वर्णन कीजिए। 1986 और 1968 में थोड़ा सा अंतर है। 1986 में क्या था कि 1986 में राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी की पॉलिसी में मतलब उनके एजुकेशन पे फेवर किया गया था जो एजुकेशन ले नहीं पाते थे, स्पेशली माइनॉरिटीज एजुकेशन को। लेकिन ये एजुकेशन कंप्लीट फ्रेमवर्क थी कि भाई सबको एजुकेशन देना है, और इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से फीचर्स थे। ठीक है, एनईपी 1968 के फीचर्स देखते हैं। आप लोग नोट करते रहोगे, थोड़ी बहुत इंट्रो दोगे कि इंदिरा गांधी के टाइम की थी और स्वतंत्र भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, और 90% कोठारी कमीशन से सिमिलर थी। ये इंट्रो देकर आपका 24 जुलाई 1968 को लागू हुई थी। हिंदी मीडियम वाले ऐसे इंप्लीमेंटेड देखो। उसके बाद उसके फीचर्स पे चलेंगे, विशेषताएं पे क्या क्या इसके फीचर्स थे। फीचर ऑफ एनपी 1968। देखो, सबसे पहला इसका मेन फीचर था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा हिंदी मीडियम वाले लिखते रहेंगे। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी इसमें। ठीक है, दूसरा था वेस्टेज। इसी के अंदर, इसी अलग पॉइंट नहीं, इसी के अंदर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को रोकना था। स्टेज एंड वेस्टिगेशन, अपव्यय और अवरोध, हाँ रोकना था। स्टॉप वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय और अवरोध। अपव्यय क्या होता है और अवरोध क्या होता है, समझिए। क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे के एजुकेशन पे हमने पैसे खर्च किए, एडमिशन करवाया, स्कूल में एडमिशन डाला, और किसी बच्चे से अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करता, ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वेस्टेज हुआ ना। जैसे मान लो क्या होता है, गवर्नमेंट इनफोर्स करके अप्रैल के महीने में जब सेशन स्टार्ट होता है, स्कूल में जाकर सर्वे करके बच्चों को एडमिशन करवाया, बोलकर लाया, और जुलाई तक उसे बच्चे रुके। जब जुलाई में फिर से स्कूल रिओपन, बच्चों ने स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया, तो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दैट इज अ वेस्टेज। अपव्यय है, जो सिस्टम का अपव्यय होता, यूज नहीं होता, और सिस्टम का ही नहीं। और इस एजुकेशन पॉलिसी की एक और खास बात थी, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना था। ठीक है, ऐसे बात, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना था, मानव को मानव संसाधन बनाना था। हिंदी मीडियम में लिखोगे, मानव को मानव संसाधन बनाना था। स्किल्ड पर्सन कंट्री के लिए जितना बून है, अनस्किल्ड पर्सन उतना ही कंट्री के लिए बर्डन है। स्किल्ड पर्सन जो कुछ करता है, जो कंट्री को सर्व करता है, वो कंट्री के लिए बून है, और जो अनस्किल्ड है, जो कुछ करता ही नहीं है, वो कंट्री के लिए बर्डन है। आपने ब्रेन ड्रेन सुना होगा, एक वर्ड होता है प्रतिभा पलायन। ठीक है, प्रतिभा पलायन क्या होता है, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल, एमबीएस अपनी कंट्री से एजुकेशन लेते हैं और सर्व करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। दैट इज अ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, दुबई, इराक, ईरान, इधर भी लोग काम करने जाते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो लेबर क्लास की काम करते हैं, जैसे पानी का काम कर दिया, वेटर का काम कर दिया, एसी का काम कर दिया। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है,
ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी पॉपुलेशन दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रही है तो कंट्री के लिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का बर्डन कम हो रहा है। और लेकिन जो स्किल्ड 40% सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में इंडियंस हैं, नासा में भी 35 to 40% साइंटिस्ट इंडियंस हैं। अगर वो कंट्री को सर्व करते तो कंट्री और ज्यादा आगे जाती ना। तो ये जो है ब्रेन ड्रेन है। 1999 में पोखरण टेस्ट किया था, आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और अमेरिका ने बैन लगाकर जितने भी इंडियन थे सबको वापस भेज दिया था। और वापस भेजने के बाद उनका पूरा सिस्टम, पूरी इकोनॉमी रुक गई थी। फिर बिल क्लिंटन इंडिया आए, बोले कि राजस्थान के गांवों को देखना है। राजस्थान को गांवों को नहीं देखना था, यहाँ के लोगों से फिर से दोस्ती सारी चीजें करनी थी और फिर इंडिया को बुलाना था। रिसोर्सेज बहुत हों लेकिन स्किल्ड पर्सन नहीं है तो हमारे लिए मीनिंगलेस है। जापान छोटी सी कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे अच्छा है। जो आयरन का वेस्टेज हम फेंकते हैं वो हमसे ले जाता है और एक नंबर का स्टील बनाकर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देता है। तो 1968 के इंदिरा गांधी की पॉलिसी, सबसे पावरफुल पीएम, इतना डोमिनेटिंग पीएम आज तक कोई नहीं बना। मोदी पॉपुलर पीएम है, ठीक है, हाँ हाँ, और लेकिन वो जो डोमिनेटिंग पॉपुलर मतलब पावरफुल पीएम, जो सोचती थी वो करती थी, उनको अपने पार्टी के लोगों की भी टेंशन नहीं होती थी। तो ये सोच किया कि ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, मानव को मानव संसाधन बनाना है। और इसके लिए तभी हो सकता है जब एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होगी, ठीक है। तो उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर से किया और बोला कि इसमें वेस्टेज और स्टेगनेशन को रोकना है। वेस्टेज मतलब बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं उनको रखना। स्टेगनेशन का मतलब वो अवरोध, किसी के एजुकेशन में, किसी के शिक्षा में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोई स्कूल किसी बच्चे के एडमिशन लेने के लिए मना नहीं करता, मना किसी कीमत पे नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल किसी बच्चे के एडमिशन, पेरेंट्स के काउंसलिंग हो रही है, पेरेंट्स का स्टेटस देखा जाता है, उसके बाद एडमिशन लेती है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। और जैसे मान लो बच्चा, कई सारे पेरेंट्स जो है माइग्रेट होते रहते हैं, आज यहाँ जॉब के चक्कर में बॉम्बे चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो वहां पर भी उस बच्चे को सेम सेशन में सेम स्कूल में एडमिशन हो, तो उनके अवरोध को रोका जाए। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में अलग से भी आता है कि वेस्टेज और स्टेगनेशन को समझाइए या अपव्यय और अवरोध को समझाइए। अपव्यय का मतलब होता है बच्चों को एडमिशन लिया लेकिन बच्चों ने अटेंडेंस रेशियो हुई नहीं, बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, उनको रिटेन नहीं किया गया। रिटेंशन करना बड़ी बात है। एडमिशन छोटे स्कूलों में, स्पेशली रूरल सेक्टर्स में, बच्चों के एडमिशन तो होते हैं, बच्चे स्कूल में रिटेन ही नहीं होते। तो रिटेन में तो घर से तो बुलाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। देखो सर्दियां थी, आधी क्लास थी, अब पूरी क्लास आज भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है। तो वेस्टेज और सर्विस रोकना और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पहली फीचर थी एनईपी 1968 की, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखते हैं दूसरे ऐसे क्या फीचर्स थे, हिंदी में नोट करते ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अपव्यय और अवरोध को रोकना, और 6 to 14 ईयर्स तक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको इसमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशनल स्ट्रक्चर। शैक्षणिक संरचना, शैक्षिक संरचना। इसमें एजुकेशन फ्रेमवर्क को 10+2+3 किया गया, ठीक है। एजुकेशन फ्रेमवर्क को, पॉइंट नंबर 2, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, शैक्षिक संरचना, इसमें 10+2+3, 10+ तक आपको नॉर्मल एजुकेशन था, नॉर्मल एजुकेशन सामान्य शिक्षा, और +2 में था स्पेशल एजुकेशन, और 3 इयर्स में था आपको ग्रेजुएशन।
ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नॉर्मल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा 10वीं तक सबके लिए सामान्य एक तरह के विषय रहेंगे, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं मुख्य तौर पे। तो ये सामान्य शिक्षा है, सबको पढ़नी है। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में 11th 12th में स्पेशल एजुकेशन, जिसको जिस फील्ड में जाना है वैसे एजुकेशन को ले सकता है। +3 ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होगी, इस तरह की बात कही गई थी। इसके अंदर बी पॉइंट है कॉमन स्कूल सिस्टम। पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया था कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली, सामान्य विद्यालय प्रणाली मतलब किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एडमिशन होगा और सारे बच्चों को एक जैसे ट्रीट। यूनिफॉर्म स्कूल में इसीलिए लगाई जाती है ड्रेस कि बच्चों के अंदर उनके इकोनॉमिक लेवल ना डर से, सारे बच्चे एक जैसे लगे। कोई आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे एक जैसे लगे। तो कॉमन स्कूल सिस्टम की गई कि सारे बच्चे एक जैसे पढ़ेंगे और जो है इस तरह से 10+2+3 10वीं तक सबको सामान्य शिक्षा नॉर्मल एजुकेशन दी जाए, +2 में स्पेशल एजुकेशन और +3 ग्रेजुएशन, ठीक है। दूसरे पॉइंट था इसका एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हिंदी मीडियम वाले सारे नोट करोगे, मैं देखूंगा आपसे क्योंकि आपके पास बुक में है ही नहीं, ठीक है। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा का विकास, इसमें सबसे पहले प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में सीखना आसान होता है, तो बोले कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो प्राइमरी, प्लीज एनीवन टॉकिंग, और जिसको बात करना है प्लीज चले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जा सकते हो। जिसको भी बातें करनी आराम से जाकर बैठ के बात, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां बैठना है तो बातें नहीं करनी, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं बुक से कहीं से नहीं मिलेगा, और हिंदी में तो बुक में तो आज है भी नहीं, ठीक है। तो जिनको पढ़ना उनको तो पढ़ने दीजिए। तो इन्होंने बोला कि प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना आसान है। पहले हम इंग्लिश में, हिंदी में शिक्षा की बात कर रहे थे, तो हर जगह इम्प्लीमेंट, जैसे साउथ या हिंदी में कैसे करोगे, तो जिसको जिस भाषा में सीखना है रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए। दूसरा इसके पॉइंट था 3 लैंग्वेज फार्मूला, पॉइंट नंबर 2, 3 लैंग्वेज फार्मूला। हाँ, 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं, यहाँ पर कुछ अलग था। त्रिभाषीय सूत्र, त्रिभाषीय सूत्र पहले था रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, हाँ, उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 था कि प्रमोशन ऑफ संस्कृत, संस्कृत का भी विकास करना, प्रमोशन ऑफ संस्कृत। देखो अभी तक जो भी पॉलिसी पढ़ी थी, किसी ने संस्कृत का नाम तक नहीं लिया था किसी भी नीति के अंदर। इसलिए बोला संस्कृत तो इंडिया की धरोहर है। वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज बनी है, नहीं, वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज 3 लैंग्वेज से बनी है, लैटिन, अरबी और संस्कृत। जितने भी यूरोपियन लैंग्वेज हैं सब लैटिन से बनी है। जितने भी गल्फ कंट्री, अराउंड 50 कंट्रीज हैं, अरबी, फारसी, तुर्की जो भी हो,
सबकी डेवलपमेंट अरबी से हुई है, और इंडियन जितने भी लैंग्वेज हैं या इस तरह की जितनी भी लैंग्वेज हैं सबकी डेवलपमेंट आपको संस्कृत से हुई है। संस्कृत सबकी मतलब बैकबोन है, इसी से निकल के जो पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो, एक भाषा में कुछ और होता है, दूसरे भाषा में कुछ और होता है, उनको इकट्ठा करने के बाद पर्यायवाची शब्द बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो बोला कि संस्कृत को प्रमोट किया जाए, नहीं तो ये आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में लोग संस्कृत में रिसर्च करते हैं, और हमारे यहाँ डेड लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, तो इसको बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये पॉइंट आपको सेम टू सेम कोठारी कमीशन में था। हाँ, सामान्य शिक्षा, जैसे गर्ल्स बॉयज में मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। और दूसरा क्या था, कौन बताएगा? रूरल एंड अर्बन, एंड अर्बन दोनों को इक्वल किया जाए। दो तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती थी, गर्ल्स बॉयज को ज्यादा पढ़ाते थे, गर्ल्स को नेग्लेक्ट करते थे, दोनों को इक्वल किया जाए। और दूसरा रूरल और अर्बन, जैसे रूरल में, अर्बन में जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसी तरह रूरल में भी एजुकेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल किया जाए। दोनों को एक जैसे शिक्षा देने की बात कही जाए, एक जगह एजुकेशन देने की बात कही जाए। ऐसे पॉइंट को लिखते रहोगे ना, काफी स्टैंडर्ड आंसर बनेगा। और 100% 1968 और 86 में से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। 2020 तो आपके 2020 आपके वाइवा में पूछेंगे सब। ठीक है, आजकल जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी वाइवा, इवन किसी स्कूल के भी इंटरव्यू में जाते वजह टीचर्स, तो 90% बच्चों से एनईपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है 2020 से। ठीक है, जैसे आप मान लो कहीं किसी स्कूल में प्राइवेट में इंटरव्यू देने जाते हो, तो अगर एनईपी 2020 पढ़ के जाना, हो सकता है कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, और पूछ रहे हैं लोग। तो इस तरह से दोनों को इक्वल करने की बात कही, गर्ल्स एजुकेशन और बॉयज एजुकेशन को एक जैसा करना, और रूरल अर्बन को एक जैसे करके एजुकेशन देने की बात कही गई। ये पॉइंट नंबर 4 था। ऐसे इसमें 17 पॉइंट है, लेकिन 17 एक्सप्लेन करना मुश्किल है, 10-12 पॉइंट करके आंसर अपना सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के लिए 1 पॉइंट करें, 1 नंबर के लिए 1। उसके बाद है रेजिंग स्टेटस ऑफ टीचर, पॉइंट नंबर 5। रेजिंग स्टेटस ऑफ टीचर, शिक्षक की स्थिति में सुधार। या विकास करना। बोलेगी एजुकेशन को वैल्यू तब मिलेगी जब समाज में टीचर्स को वैल्यू मिलेगी। तो उसको बोला कि वेजेस इंक्रीजमेंट, सैलरी में इंक्रीज करना। ठीक है, और कई तरह की फर्क की बात कही गई। ठीक है, उनको अलग से स्पेशल सुविधाएं दी, सुविधाएं एक्स्ट्रा सुविधा के, ठीक है, उनको देने की बात कही गई, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, ताकि उनकी फिर स्टेटस बढ़ेगा। और उनको ट्रेनिंग देने की भी बात कही, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, तो अगर टीचर की स्टेटस रहेगी तो उनके डेवलपमेंट में विकास होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कि उनको सैलरी दी जाए, स्पेशली पर्क्स दिया जाए, अलग से सुविधाएं दी जाए, और जो उनको ट्रेनिंग देकर उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि एजुकेशन स्ट्रॉन्ग। कई बार क्या होता है कि सुविधाएं तो होती है, लेकिन हमारे पास जब नॉलेज नहीं होती है तो दूसरे के सामने हम चुप हो जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो नॉलेज को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग देकर टीचर्स के नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए,
ताकि उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, कौन सा 5th पॉइंट, रेजिंग स्टेटस ऑफ टीचर, रेजिंग स्टेटस ऑफ टीचर्स, शिक्षक की स्थिति में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन, विज्ञान की शिक्षा। कंट्री को डेवलपमेंट के लिए बोले कि साइंस और मैथ्स की एजुकेशन कंपलसरी है। साइंस एंड मैथ्स, इसकी एजुकेशन कंपलसरी है, तभी जाकर कंट्री का डेवलपमेंट होगा और इंडियन स्टूडेंट दूसरे कंट्री के तरीके बराबर के बच्चों के जैसे काम कर पाएंगे, नहीं तो उनसे पीछे रह जाएंगे। तो 1968 के पॉलिसी में साइंस और मैथ्स के एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो टेक्निकल चेंजेज हो रहे हैं, जो तकनीकी का विकास हो रहा है, उसके लिए काफी हेल्पफुल था। तो इसको डेवलपमेंट करने की बात कही गई, इससे हम कर सकते हैं आगे बढ़ाकर। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, कृषि और उद्योग। रूरल सेक्टर्स में एग्रीकल्चर की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और अर्बन सेक्टर्स में इंडस्ट्री की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। रूरल सेक्टर्स में एग्रीकल्चर की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, गांवों के क्षेत्रों में कृषि की शिक्षा दी जाए और अर्बन सेक्टर्स में, शहरी क्षेत्रों में उद्योग की शिक्षा दी जाए, ताकि कंट्री को प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिले। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन भी उन दिनों 1965 के बाद बहुत खराब हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी रेज करना था और इकोनॉमी को रेज करने के लिए इस पर इंपॉर्टेंट देना जरूरी था। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर को, कृषि को बढ़ावा दिया जाए और अर्बन सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज को। 1965 के वॉर में मतलब इंडिया की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि एक एक बंकर में बहुत सारे सोल्जर्स होते थे और एक गन से लड़ते थे, और एक गन से बंदा जब लड़ते लड़ते मर जाता था तो वही सी गन से दूसरा सोल्जर लड़ता था। किसी ने 1965 की इंडिया चाइना वॉर को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब उन दिनों इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 80 करोड़ थी और लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि जितने भी इंडियन लोग हैं एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, वीक में एक टाइम खाना नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि वो खाना से जो खाना, प्लीज, उस खाना से जो खाना बचेगा वो आर्मी को सप्लाई किया जाएगा। इतनी बुरी कंडीशन थी, पूरे इंडिया को बोला कि भाई एक टाइम जो है कोई खाना नहीं खाएगा, वो खाना से जो पैसा बचेगा वो इंडियन आर्मी को खाना दिया जाएगा। इस तरह से कंट्री को, उन दिनों क्या होता है, लंबे लंबे कुर्ते पहनने का रिवाज था, घुटनों के नीचे तक बड़े बड़े कुर्ते। तो बोला कि कुर्ते की साइज छोटा करो, मतलब 2-3 बंदे कुर्ते की साइज छोटा करेंगे, एक बंदे की कपड़े की के लिए कपड़े के बराबर कपड़ा बच जाएगा। रियल में आज सारी चीजें अवेलेबल है तो हमें ये चीजें आसान लगती हैं, लेकिन जब किस फेज में जब चीजें होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी 2 ही जोड़ी कपड़े थे, एक लोटा, एक थाली, एक गिलास। लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता होगा ताशकंद समझौता में रशिया गए थे, वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। पीएनबी से उन्होंने एक कार ली थी लोन पे 5,000 में, ये चीजें आपको कोई नहीं बता पाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5,000 में कार ली थी। जब उनकी डेथ हो गई, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग इसका वेव कर देंगे, लोन माफ कर देंगे। पीएनबी के बैंक ने उनको बोला कि लोन माफ कर देंगे। उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, जो हमें इनकी पेंशन मिलेगी
इन पेंशन से हम लोन को भरेंगे, जो पेंशन मिलेगी उससे लोन को भरेंगे। तो ये उस समय के नेता ऐसे थे जो कंट्री के लिए इतने डेडिकेटेड थे, इतनी सेक्रीफाइस वाली चीज। आज तो केवल वादा होता है, बाद में चीजें सारी बदल जाती हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था, लाल बहादुर, ये तो पता ही होगा सबको। हाँ, तो इस तरह की 1965 जैसे वॉर में इंडिया को कभी भी लॉस नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एग्जामिनेशन एंड वैल्यूएशन। परीक्षा और मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ना, इवैल्यूएशन, हाँ इवैल्यूएशन और मूल्यांकन। मतलब उन्होंने बोला कि केवल एक्सटर्नल एग्जाम पे नहीं, बच्चों की मूल्यांकन जो रिवैल्यूएशन हो, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एग्जाम के बेस पे हो। ठीक है, जैसे इस इंटरनल एग्जाम भी होते हैं और एक्सटर्नल दोनों के बेस पे हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एग्जाम के बेस पे बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। आंतरिक और बाह्य परीक्षा, और बाह्य परीक्षा दोनों के बेस पे बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए और उनको अगले क्लास में प्रमोट करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की भी बात कही गई। पूरे साल के बच्चों के लिए उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए कि बच्चों में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है, इस तरह के प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की बात कही गई। पोर्टफोलियो, यस, पूरे बच्चों की पूरे साल की पोर्टफोलियो, कैसे हाइजीन कैसा है, क्लीननेस कैसा है, ये बिल्कुल ये 19 मतलब इन चीजों से लगने लगी सारी चीजों को। अब बनवा ले, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, उनके ऊपर कड़ाई, रूल तो पहले ही थे लेकिन पहले लागू नहीं होते थे, अब उसको लागू करने की कोशिश की जाने लगी। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विसेज। पॉइंट नंबर 9, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विसेज। कार्य अनुभव और सामाजिक सेवा। स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर द सोसाइटी, बच्चों को समाज के लिए तैयार किया जाए। एजुकेशन का मेन मोटो था कि बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार कर। देखो, जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है उस टाइम के रिक्वायरमेंट को, नीड को ध्यान में रख के। तो उन दिनों था कि भाई लोगों को सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए तैयार किया जाए। तो इसमें मेन फोकस दिया, एजुकेशन फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाए कि बच्चे जो है कंट्री के लिए तैयार हो, कंट्री को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए मतलब सोसाइटी के लिए अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर, अच्छे टीचर्स, जो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी उस तरह से एजुकेशन को फ्रेमिंग किया जाए ताकि उनको जो है सोसाइटी के लिए प्रयोग किया जाए और उनको वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव दिया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। प्रैक्टिकल नॉलेज जो रियल लाइफ में यूटिलाइज होते हैं। व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए जो रियल लाइफ में यूज होते हैं।
ठीक है, दो बातें कही गई। एक तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, उनके समाज में उनको जीवन में उसका प्रयोग कर सकें, और दूसरा एजुकेशन को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे सोसाइटी के लिए काम करने के लिए तैयार हो, सर्व फॉर नेशन, सर्व फॉर सोसाइटी। ठीक है, इस तरह से काम करने को तैयार करने की कोशिश की, उनको तैयार करने बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद है कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन। कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, पत्राचार्य शिक्षा। पत्राचार शिक्षा मतलब जितने लेवल पे, जो स्कूल लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और कॉलेज लेवल पर कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन की बात कही गई, और दोनों रेगुलर एजुकेशन को और दोनों को इक्वल देने की बात कही गई। अब एसओएल से आप करो या रेगुलर करो, डिग्री दोनों की सेम होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बात वहीं से रखी गई थी। ये रियल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब जैसे मान लो किसी ने इग्नू से ग्रेजुएशन कर ली और किसी ने डीयू से किया, तो एज ए डिग्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों को इक्वल वैल्यू है। तो रेगुलर एजुकेशन की तरह कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए और दोनों को इक्वल रखा जाए। लिखोगे इसके अंदर, correspondence education need to more importance and correspondence education equal to the regular education। रेगुलर एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों को एक जैसे रखा जाए, दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। ऐसा नहीं किसी ने पत्राचार से किया गया है तो उसकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने एसओएल से उसकी कोई, दोनों ही बराबर है। किसी तरह का कोई इग्नू से किसी ने मान लो बीएससी कर ली, वो भी बीएससी है, जबकि दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से बीएससी प्राइवेट तौर पे आप नहीं कर सकते। जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डेंस मोड पे नहीं किया जा सकता, लेकिन इग्नू उन सबको कंडक्ट करती है, और इक्विवेलेंट जैसे ड्यू है या दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं जो रेगुलर कोर्स करवाती हैं, उन्हीं की तरह उनकी भी डिग्री की बराबर वैल्यू है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 11, एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। जो लोग किसी वजह से एजुकेशन नहीं ले पाते, सेम टू सेम उसी तरह का पॉइंट था कोठारी कमीशन की तरह, उनको भी एजुकेशन के लिए इवनिंग स्कूल खोले जाए और उनको एजुकेशन दिया जाए ताकि उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद गेम्स इन स्पोर्ट्स, ये भी पॉइंट दूसरे किसी पॉइंट में नहीं था। खेल और खेल कूद। ठीक है, विद्यालय में स्कूल लेवल पे गेम्स और स्पोर्ट्स की भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि बच्चों की हेल्थ को फिजिकल भी मेंटेन किया जाए। ठीक है, उनके फिजिकल हेल्थ को इस पेपर में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आती है। ठीक है, जितने लोग बातें कर रहे हो सबके कंपार्टमेंट आएंगे। फिर से सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के पेपर दोगे तो सुन ही नहीं रहे हो, आधे बातें किए जा रहे हैं। तो तुम पढ़े, तुम्हारी नहीं आएगी, जो बातें करेंगे आएगी। पहले भी बताया था मैंने, अरे ये सच है, ये बिल्कुल सच है। इसमें बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है, इसमें फट्टे नहीं मार सकते दूसरे सब्जेक्ट की तरह। जो पॉइंट है वही बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। बच्चों के फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्दी बॉडी व हेल्दी माइंड, इसको ध्यान में रख के लिए आपको जो है गेम्स और स्पोर्ट्स की भी अरेंजमेंट करने की बात की गई, और स्कूलिंग लेवल पे इसको काफी इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है, उसके बाद है
यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पॉइंट नंबर 13, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हाँ, विश्वविद्यालय शिक्षा। उन दिनों यूनिवर्सिटीज कम थी, तो गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल में पूरे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने के लिए यूजीसी को परमिशन दिया कि भाई उनको करके अच्छी तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए सारे स्टेट में यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने की बात कही गई। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उसी के बाद स्टैब्लिश हुई हैं। पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती, गिने दुने एक दो होती थी, अब सारे बहुत लार्ज स्केल पे इसको कर सकते थे। इनको डेवलपमेंट करने की बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपको डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। हाँ, प्रतिभा का विकास, पॉइंट नंबर, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। ये भी उसके कोठारी कमीशन का पॉइंट था, प्रतिभा का विकास। जो स्टूडेंट जिस क्षेत्र में अच्छा है उस सेट में उसको प्रमोट करके डेवलपमेंट किया जाए बाय फोर्स, किसी के लिए उनको काउंसलिंग करके उनके अंदर जो टैलेंट है उनको प्रमोट करने की बात कही गई। ठीक है, इस तरह की बात कही गई। उसके बाद है पॉइंट नंबर 15, माइनॉरिटीज एजुकेशन। एजुकेशन, अल्पसंख्यक की शिक्षा। सरकार ने माइनॉरिटी जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं, इनके एजुकेशन को भी प्रमोट करने किसी न किसी वजह से सारे प्रोग्रामिंग के बाद एजुकेशन सही थे, तो गवर्नमेंट को स्पेशल गाइडलाइंस दी कि माइनॉरिटी एजुकेशन को भी ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरह से प्रमोट करके विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबको इक्वल एजुकेशन दिया जाए। नहीं, माइनॉरिटी एजुकेशन, समावासी शिक्षा की इसमें बात नहीं थी कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। हाँ हाँ, उनके यहाँ स्कॉलरशिप की भी बात कही गई। इसमें किसी भी स्पेशल स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है एसटी ओबीसी उनको फ्री बुक्स, ठीक है, फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म जो कुछ भी है उनको देकर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई। और जो पुअर नीडी स्टूडेंट है एसटी, एससी, ओबीसी की, उनको स्कॉलरशिप देने की भी बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, पुस्तकों का प्रकाशन। सरकार ने सस्ते बुक बनाने की बात कही कि चीप क्वालिटी के सस्ते रेट के बुक बनाए जाए ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि महंगे महंगे बुक बनाए बच्चे परचेज ना कर सके, सबके लिए अफोर्डेबल चीप बुक बनाने की बात कही गई। सस्ती किताबें बात की कही गई और फ्रीक्वेंटली बुक को चेंज करने से मना किया गया। जैसे मान लो कोई भी सिलेबस, कोई भी कैरिकुलम जो बनाया जाता है उसको जल्दी जल्दी चेंज नहीं किया जाए, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के लिए दोनों को समझना पड़ता है, तो उसको जल्दी चेंज नहीं, उसके पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसको चेंज किया जाए, उसको ढंग से किया जाए, उसको जल्दी से चेंज नहीं किया जाए। हाँ जी, तो इस तरह से आप देखोगे इस पॉइंट में इन सारी बातों को हम लिखेंगे और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है टॉपिक, मतलब 68 और 86 में जरूर आएगा। जितने भी पॉइंट 16 पॉइंट हो गए और थोड़ा सा इंट्रो देकर इसे बताएंगे और बाद में इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। हाँ, पॉइंट नंबर 17, 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन एजुकेशन। सकल घरेलू उत्पाद का 6% जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाए।
इस बात पे भी ज्यादा, टोटल 17 प्रोग्राम थे 1968 के एजुकेशन पॉलिसी में, टोटल 17 प्रोग्राम थे। ये सभी के सभी 17 प्रोग्राम है जो इंदिरा गांधी ने इंप्लीमेंट किया था कि 6% जीडीपी का दिया जाए। कंक्लूजन में दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि कंक्लूजन में बताओगे कि इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स था विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा था आपको 10+2+3, ये इसी टाइम लॉन्च हुआ था 10+2+3, ठीक है। और तीसरी जो मेन बात थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषीय सूत्र। 1968 के पॉलिसी में सबसे ज्यादा इन बातों पे फोकस दिया गया था, बल्कि इसी को बेस लेकर बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले आपने समझोगे कि स्वतंत्र भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, शिक्षा नीति थी, जिसको 1968 में इंदिरा गांधी ने लागू किया। और इसमें 90% जो है आपको जाकर कोठारी कमीशन से सिमिलर थी और 24 जुलाई 1968 को लागू हुई। उसके बाद इसके फीचर्स बताएंगे और कंक्लूजन में बताओ कि ये फ्री एंड कंपल्सरी पॉलिसी स्वतंत्र भारत की पहली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी और त्रिभाषीय लैंग्वेज पर फार्मूला थी। और जो है इसमें 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। ये 3 बातों को लिखकर आप इसको आंसर करोगे तो एक तरह से आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटेड इस टॉपिक हो गया आपका। दिखने क्या हो गया